नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। थर्मल फिजिक्स में आज का हमारे पास टॉपिक है एक्सप्रेशंस फॉर मीन फ्री पाथ। हम मीन फ्री पाथ का एक्सप्रेशन निकालेंगे। तो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने मीन फ्री पाथ के बारे में पढ़ा था। जो क्वालिटेटिव डिस्कशन है वो सारी चीज़ें हमने कवर की थी। कोलिजन फ्रीक्वेंसी हमने पढ़ा था, मीन कोलिजन टाइम हमने पढ़ा था, ठीक है ना। तो आज हम क्वांटिटेटिव डिस्कशन देखेंगे कोलिजन फ्रीक्वेंसी के लिए और मीन फ्री पाथ के लिए, ठीक है। और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकालेंगे हम मीन फ्री पाथ के लिए। तो मीन फ्री पाथ का जब हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकालेंगे तो हम दो चीज़ों का ध्यान देंगे। एक होता है हमारे पास जीरोथ अप्रोक्सीमेशन और एक होता है फर्स्ट ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन। तो एक जीरोथ अप्रोक्सीमेशन क्या होगा, उस केस में मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन क्या होता है, उस केस में मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला होता है फर्स्ट ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन में दो तरीके से निकालते हैं हम। एक को हम बोलते हैं क्लोसिस एक्सप्रेशन और एक को बोलते हैं मैक्सवेल एक्सप्रेशन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें निकालनी है। तो मैं यहाँ पे इसे कह सकता हूँ एक तरीके से मेरे पास तीन मीन फ्री पाथ के फॉर्मूले आते हैं, ठीक है। समझ में आई बात। तो एग्जाम में यदि कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, हमें पता करना हो कि कौन सा फॉर्मूला हमें इस्तेमाल करना है या नहीं, तो वैसे क्वेश्चन से हमें पता चल जाता है कि हमें इन तीनों में से मीन फ्री पाथ का कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। लेकिन यदि नहीं दिया हुआ है तो हम मैक्सवेल एक्सप्रेशन जो है मीन फ्री पाथ के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यही हमारे पास एग्जैक्ट होता है। तो अब ये आते कैसे हैं तीनों के लिए कुछ चीज़ें पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जीरोथ अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। तो देखो जीरोथ अप्रोक्सीमेशन में कुछ एजम्पशंस जो हमारी होती हैं वो क्या होती है कि हम एज्यूम करते हैं कि जो हमारे पास गैस है ना, तो गैस में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, देयर आर न्यूमरस मॉलिक्यूल्स, ठीक है। समझ में आई बात। तो ये सारे मॉलिक्यूल्स हम क्या एज्यूम करते हैं, रेस्ट में एज्यूम करते हैं, ठीक है। और एक मॉलिक्यूल हम मान लेते हैं जो मूव करता है। ये मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। इस मॉलिक्यूल को मैंने क्या नाम दिया, टेस्ट मॉलिक्यूल। समझ में आया। एक मॉलिक्यूल होगा जिसको हम टेस्ट मॉलिक्यूल बोलते हैं और उसकी वो एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, वो एवरेज स्पीड मान लेते हैं उसकी v, और इस एवरेज स्पीड से वो मूव कर रहा है। और सारे अदर जो इसके अलावा मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या है, रेस्ट में, और सभी से वो क्या कर रहा है, कोलिजन कर रहा है। मान लो इस मॉलिक्यूल से यहाँ से टकराया, ठीक है, फिर बी मॉलिक्यूल से टकराया, फिर वो सी मॉलिक्यूल से टकराया, फिर वो डी मॉलिक्यूल से टकराया, ठीक है। एंड इट इज मूविंग विद स्पीड एवरेज स्पीड v। समझ में आया। और बाकी मॉलिक्यूल्स क्या है, रेस्ट में है, स्टेशनरी है। सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल है मूव कर रहा है, बाकी सारे मॉलिक्यूल रेस्ट में है। जो मॉलिक्यूल हमने टेस्ट मॉलिक्यूल लिया है जो मूव कर रहा है, ठीक है, उसकी एवरेज स्पीड v मान ली। समझ में आया। ये दो एजम्पशन। तीसरा एजम्पशन हमने क्या लिया है कि जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे क्या है, हार्ड स्फीयर हैं, ठीक है। मॉलिक्यूल को क्या एज्यूम किया गया है, हार्ड स्फीयर की तरह एज्यूम किया गया। प्रीवियस लेक्चर में मैंने हार्ड स्फीयर मॉडल के बारे में बताया था, ठीक है। और हम एज्यूम कर रहे हैं मॉलिक्यूल क्या है, ये हार्ड स्फीयर की तरह बिहेव करता है एक मॉलिक्यूल, और इसका जो डायमीटर हम लेट अस एज्यूम इट्स डायमीटर इज d, ठीक है ना। समझ में आया। तो ये तीन एजम्पशन है। पहला एजम्पशन, एक टेस्ट मॉलिक्यूल है जो एवरेज स्पीड v से मूव कर रहा है, ठीक है, और बाकी मॉलिक्यूल्स रेस्ट में है और मॉलिक्यूल्स हार्ड स्फीयर है। समझ में आया। तो अब ध्यान से देखो कि ये जो एक मॉलिक्यूल हो गया मेरे पास, ठीक है, ये टी टाइम में मूविंग मॉलिक्यूल, मतलब ये जो टेस्ट मॉलिक्यूल, इसी मॉलिक्यूल्स को स्वीप्स आउट अ सिलेंड्रिकल वॉल्यूम ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड लेंथ vt। कहने का मतलब देखो ये क्या होगा, ये मेरे पास एक टेस्ट मॉलिक्यूल हो गया, ठीक है। समझ में आया। तो जिसका अफेक्टिव क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, हम जानते हैं सेंटर से d डिस्टेंस, जितना इसका डायमीटर होता है उतना इसका अफेक्टिव क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। अफेक्टिव क्रॉस सेक्शन एरिया वो एरिया है, इस एरिया में यदि कोई दूसरा मॉलिक्यूल एंटर कर जाएगा तो उससे कोलाइड कर जाएगा, अन्यथा कोलाइड नहीं करेगा। समझ में आया, ठीक है। तो देखो ये मैं एज्यूम कर रहा हूँ यहाँ पर, ध्यान से आप देखिए कि ये मॉलिक्यूल, पहले मॉलिक्यूल जो था यहाँ पर था, ठीक है। समझ में आया। और इसने ये डिस्टेंस की कवर की, पहले यहाँ पर था ए पॉइंट पर, फिर कहाँ चला गया, बी पॉइंट पर। समझ में आया। तो मैं इस मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ। तो देखो इसका ये अफेक्टिव क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया। समझ में आया, ठीक है ना। तो अफेक्टिव क्रॉस सेक्शन एरिया कितना होगा, पाई डी स्क्वायर। समझ में आया। ये पूरा ये हमारे पास क्या होगा, एरिया है ना। ये डिस्टेंस जो है सेंटर से यहाँ तक डिस्टेंस क्या होगा, रेडियस डी, तो पाई डी स्क्वायर हमारे पास एरिया हो गया। समझ में आया। तो ये यदि हमारे पास मूव करता है आगे की तरफ, तो मान लिया कितना डिस्टेंस मूव किया, एक्स डिस्टेंस, तो ये एक सिलेंड्रिकल वॉल्यूम कवर करेगा या नहीं करेगा, है ना। जस्ट इमेजिन। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ, है ना। यदि एक्स डिस्टेंस कवर करता है यहाँ से यहाँ तक, तो एक सिलेंड्रिकल वॉल्यूम ही कवर करेगा, आप इमेजिन करो, ठीक है। अब ये डी एक्स डिस्टेंस कवर की, तो एवरेज वेलोसिटी इसकी टी है, टी टाइम में डिस्टेंस कवर की, तो मैं लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू सिग्मा टी। समझ में आया। तो यदि मुझे इमेजिनरी वॉल्यूम निकालनी हो तो वॉल्यूम मैं कैसे निकालूंगा, ठीक है। तो कितनी वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या आएगी, एरिया इनटू में एक्चुअली में हाइट, है ना। समझ में आया। तो ये हाइट कितनी होगी, हाइट कहने का मतलब ये डिस्टेंस हो गई x, और एरिया कितना हो गया मेरे पास, ये सिग्मा। समझ में आया। या मैं कह सकता हूँ ये वॉल्यूम आ गई, तो सिग्मा पाई डी स्क्वायर, सॉरी, ठीक है। कहने का मतलब देखो मेरे क्या है कि एरिया तो मेरे पास कितना आ गया, सिग्मा, ठीक है, और ये डिस्टेंस कितनी आ गई, तो वॉल्यूम आ गई, या मैं कह सकता हूँ सिग्मा वी एवरेज वी टी। तो ये ठीक है। तो दिस इज द वॉल्यूम स्वेप्ट बाय द टेस्टिंग मॉलिक्यूल, ये जो मूविंग मॉलिक्यूल है। समझ में आया।
अच्छा अब देखो, अब n इज द नंबर डेंसिटी, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हुज सेंटर लाई इन दिस वॉल्यूम। अब अब देखो ये जब मूव करेगा तो यहाँ बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आएंगे इसके पाथ में, है ना। तो यदि इस डिस्टेंस सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस है वो d होती है, मैंने बताया था। यदि मॉलिक्यूल्स के बीच में सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो है यदि वो डायमीटर से कम है या डायमीटर के इक्वल है तो कोलिजन्स होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने कोलिजन क्राइटेरिया डिस्कस किया था, ठीक है, समझ में आई बात। तो देखो, तो नंबर डेंसिटी यदि n है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम में लिखूंगा, ठीक है। तो इस वॉल्यूम के अंदर, है ना, कितने मॉलिक्यूल्स है, मान लो n मॉलिक्यूल्स है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ n, और ये वॉल्यूम मैंने अभी निकाली है सिग्मा एवरेज वी टी। तो ये मेरे पास क्या आ गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए जो इस वॉल्यूम के अंदर यदि रहेंगे तो वो इसके साथ कोलिजन कर जाएंगे। तो मान लीजिए यहाँ पर मेरे पास 10 मॉलिक्यूल हो है, तो ये 10 के साथ कोलाइड करेगा तो नंबर ऑफ कोलिजन्स भी तो 10 हो गए मेरे पास। समझ में आया मैंने क्या कहा, ठीक है भाई। यदि ये मॉलिक्यूल्स है, इसने ये वॉल्यूम कवर किया है ना आगे की तरफ चलते हुए, और इसमें 10 मॉलिक्यूल इसको मिलते हैं, ये 10 के साथ कोलाइड कर जाता है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है नंबर ऑफ कोलिजन्स के इक्वल आ गए यहाँ पर। तो इस केस में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नंबर ऑफ कोलिजन्स के इक्वल आ गए, अन्यथा ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो ईच ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स इज स्ट्रक, ये जितने भी एन मॉलिक्यूल्स इसको मिलेंगे सभी के साथ मूविंग मॉलिक्यूल स्ट्रक करेगा, तो इक्वल नंबर ऑफ कोलिजन्स भी होंगे। तो जो मीन फ्री पाथ होगा, तो मीन फ्री पाथ हम निकाल सकते हैं। तो एवरेज डिस्टेंस कितनी कवर की ये है, और अपॉन में नंबर ऑफ कोलिजन्स, ये मैंने कल भी बताया था आपको फॉर्मूला, समझ में आया, ठीक है। तो नंबर ऑफ कोलिजन्स हमने निकाला है, ये इससे कट गया, तो मेरे पास 1 अपॉन में n सिग्मा आ गया, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पर मेरे पास मीन फ्री पाथ का हमने फॉर्मूला निकाला। तो ये कब आया मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला, 0th अप्रोक्सीमेशन में, जहाँ पे सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल मूव कर रहा है, सिंगल मॉलिक्यूल इज मूविंग विद एवरेज वेलोसिटी भी, और बाकी सब रेस्ट में, ठीक है। अब देखो एरिया मैंने क्रॉस सेक्शन एरिया पाई डी स्क्वायर लिख दिया, ठीक है, समझ में आया। तो ये ध्यान रखना। अभी क्रॉस सेक्शन एरिया के बारे में प्रीवियस क्लास में मैंने डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है, ठीक है। अब देखो ये तो हमने यहाँ पे मीन फ्री पाथ निकाल लिया, है ना। अब यदि मैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी निकालूँ 0th अप्रोक्सीमेशन में, है ना, तो देखो कोलिजन फ्रीक्वेंसी को हम जानते हैं पीसी से लिखते हैं, तो 0th केस में मैं निकाल सकता हूँ, ऐसे सिंपली 0th लिख लो, नहीं तो अंडरस्टूड आपको होना चाहिए, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी अपॉन में लैम्डा, ठीक है। तो ये मेरे पास यहाँ पर, है ना, तो लैम्डा की वैल्यू क्या, 1 अपॉन लैम्डा, ये मेरे पास, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये n, ये, ठीक है, समझ में आया। 1 अपॉन लैम्डा मेरे पास n इंटू सिग्मा, ये हो गया मेरे पास, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आएगी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी आ गई, ठीक है ना। सिग्मा की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो पाई डी स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, है ना। तो सिग्मा इज इक्वल टू पाई डी स्क्वायर इज माइक्रोस्कोपिक कोलिजन क्रॉस सेक्शन। क्या है ये, माइक्रोस्कोपिक कोलिजन क्रॉस सेक्शन है। इट इज एक्सप्रेस्ड इन मीटर स्क्वायर, आप देख सकते हो n इज, है ना, ये डिस्टेंस है तो ये मीटर स्क्वायर आ गया। ध्यान से समझना कि मैक्रोस्कोपिक भी होता है, तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो देखो ध्यान से समझना, है ना। देखो ये मेरे पास लैम्डा की वैल्यू देखो यहाँ पर है क्या, ध्यान से, इसमें ना बहुत बच्चे कंफ्यूजन होते हैं। तो हमने देखो क्या निकाला, अभी यही तो निकाला है। तो ये तो मेरे पास क्रॉस सेक्शन एरिया है, एक मॉलिक्यूल के आसपास का फैक्टिव एरिया, है ना, जहाँ पे कोलिजन होने की प्रोबेबिलिटी होती है। तो इसी को माइक्रोस्कोपिक क्रॉस सेक्शन एरिया कहा गया है ना, और इसका यूनिट m स्क्वायर हो जाएगा सिंपली। यदि मैं इन दोनों टर्म को ले लूँ, है ना, तो ये तो एक मॉलिक्यूल का क्रॉस सेक्शन एरिया है, और यदि मैं उसमें नंबर डेंसिटी भी लगा दूं तो नंबर डेंसिटी क्या आती है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। तो मैं ये कह सकता हूँ ऊपर तो एक तरीके से टोटल एरिया अपॉन में वॉल्यूम आ गया, है ना। तो एक्चुअली में इसी टर्म को हम कहते हैं मैक्रो, नाम से देखो मैक्रो, है ना। एक लूंगा तो सिर्फ एक मॉलिक्यूल का ये तो हो गया ये सिग्मा, तो वो माइक्रो क्रॉस सेक्शन एरिया। अब मैं इस प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, मैक्रो, नाम पर समझ में आया, नाम से हम पहचान सकते हैं, ठीक है। और इसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। तो जनरली ऐसे भी लिखा जाता है, लैम्डा इज इक्वल टू 1 अपॉन, मैं से सिग्मा लिख सकता हूँ, ये सिग्मा पूरा, समझ में आया, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया ये क्या है, एरिया है मैक्रोस्कोपिक कोलिजन क्रॉस सेक्शन, ठीक है ना। और इसका जो यूनिट आएगा वो क्या आएगा, रेसिप्रोकल लेंथ, है ना, समझ में आया। क्योंकि ऊपर तो एरिया आएगा m स्क्वायर, नीचे वॉल्यूम आ गई m3, तो m इनवर्स आएगा नहीं एरिया, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो सोचते हैं मैक्रोस्कोपिक कोलिजन क्रॉस सेक्शन है तो एरिया ही होगा, तो उसका यूनिट m स्क्वायर सोचते हैं, ठीक है। तो छोटी छोटी चीज़ें एग्जाम में आपसे पूछता है। तो ये क्या, इफेक्टिव एरिया पर यूनिट वॉल्यूम, जो मैंने आपको बताया, है ना। तो ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम होता है, तो इफेक्टिव एरिया पर यूनिट वॉल्यूम भी डायमेंशंस आ गई, ठीक है। कोई डाउट है? तो देखो माइक्रोस्कोपिक तो एक एरिया एक्चुअली में होता है, मैक्रोस्कोपिक जो है इनवर्स है लेंथ का यूनिट, है ना, ये मैंने बताया आपको। अब देखो लिमिटेशंस क्या है 0th अप्रोक्सीमेशंस की, है ना। देखो ध्यान से समझो कि देखो जो क्लोसिस एक्सप्रेशन था उसने एज्यूम किया था कि क्लोसिस नहीं, मतलब क्लोसिस जो थे साइंटिस्ट, उन्होंने ये एज्यूम किया था कि जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं
टेस्ट मॉलिक्यूल को छोड़कर वो स्टेशनरी है। यही तो जीरोथ अप्रोक्सीमेशन थी हमारे पास कि भाई एक ही मॉलिक्यूल जो होगा, जो टेस्ट मॉलिक्यूल है, जिसको विच इज अंडर सब, मतलब जो हमारा सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट समझ रहे हो वर्ड, तो जो मतलब टेस्ट मॉलिक्यूल को मैं सब्जेक्ट बोल रहा हूँ वही मोशन कर रहा है और बाकी सब स्टेशनरी है। ये क्लोसिस ने एज्यूम किया था, लेकिन रियलिटी में ऐसा होता ही नहीं है। यही तो लिमिटेशन है। सारे मॉलिक्यूल मोशन करते हैं। भाई एक गैस, आप किसी कंटेनर में गैस ले लो, है ना, तो उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स जो उसके, कोई इधर मूव कर रहा है, कोई उधर मूव कर रहा है, ऐसे ही तो होता है। गैस पार्टिकल्स एक जगह तो नहीं रहते, समझ में आया। सबसे ज़्यादा मोशन तो गैसेस स्टेट में होता है, पार्टिकल इधर उधर मोशन ही करते रहते। तो रियलिटी में तो ये लिमिटेशन सी तो है, ये समझ में आया, है ना। तो रियलिटी में ऑल मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूस रैंडम मोशन करते हैं, कोलिजन एक दूसरे से भी करते हैं, ठीक है। तो एक मॉलिक्यूल मान लो ऐसे मूव कर रहा है ना, एक मॉलिक्यूल मान लो ऐसे मूव कर रहा है, हो सकता है वो आपस में कोलाइड कर जाए, हो भी सकता है ना भी करे। तो देखो इसका भी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा, इसका भी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा, समझ में आया। तो जो कोलिजन होता है वो डिपेंड करता है रिलेटिव वेलोसिटी पर। हो सकता है ये ज़्यादा तेज चल रहा हो सकता है ये कम तेज चल रहा हो, काफ़ी स्लो चल रहा हो, समझ में आया। तो कोलिजन जो होता है वो रिलेटिव वेलोसिटी पर निर्भर करता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल मूव करेगा और बाकी सब रेस्ट में रहेंगे, ऐसा नहीं होता। रियलिटी में सभी मॉलिक्यूल मोशन करते हैं, ठीक है ना, और दे आर मूविंग इन रैंडम डायरेक्शन विद डिफरेंट वेलोसिटीज, ठीक है। और जो कोलिजन रेट होता है वो डिपेंड करता है रिलेटिव वेलोसिटी पर, समझ में आया, बिटवीन मॉलिक्यूल्स, नॉट जस्ट ऑन सिंगल वेलोसिटी ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल, उस पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है, समझ में आया। तो इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस, ठीक है। अब हम फर्स्ट ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन डिस्कस करेंगे, वेयर ऑल मॉलिक्यूल्स आर इन मोशन, समझ में आया चीज़ें। तो हमने अभी देखो क्या फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, L इज इक्वल टू 1/n सिग्मा, ये मीन फ्री पाथ का था। और फ्रीक्वेंसी हमने क्या पढ़ी थी, n सिग्मा एवरेज वेलोसिटी, एवरेज यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है, समझ में आया। अब देखो क्लोसिस ने ही फर्स्ट ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन दिया था, वेयर ही एज्यूम्ड ऑल मॉलिक्यूल्स इन मोशन इन जीरोथ अप्रोक्सीमेशन, दैट वाज आल्सो गिवन बाय क्लोसिस, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि सारे मॉलिक्यूल्स क्या रैंडम मोशन में कर रहे हैं, तो कोलिजन रेट किस पर डिपेंड करेगा वे दो मॉलिक्यूल जब आपस में कोलाइड करते हैं तो उनके बीच में वेलोसिटी कितनी है, रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है, समझ में आती। इन 1858 इट वॉज गिवन बाय रुडोल्फ क्लोसिस, ठीक है, समझ में आया। तो उन्होंने क्या एज्यूम किया कि अब देखो सब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, समझ में आया। तो सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहे हैं, सभी की जो है सेम यूनिफॉर्म स्पीड है, सेम यूनिफॉर्म स्पीड, समझ में आया। सभी का सेम यूनिफॉर्म स्पीड है, उसको हमने वी एवरेज मान लिया, ठीक है। अब देखो आप कहोगे एवरेज, वी एवरेज कहने का मतलब क्या है। देखो सारे मॉलिक्यूल्स जो है सेम स्पीड से ही चल रहे हैं, सेम यूनिफॉर्म स्पीड सभी के पास है। अब देखो मान लो ये इसके साथ कोलिजन कर रहा है, सारे है मॉलिक्यूल मोशन में, ये उसके साथ कोलिजन कर रहा है। तो देखो ये मीन फ्री पाथ लेंदी है, ये शॉर्ट है, तो कुछ लेंदी फ्री पाथ होंगे, कुछ शॉर्ट होंगे, तो स्पीड डिफरेंट आ सकती है। लेकिन एवरेज हमने सभी का ले लिया, वी एवरेज, और कहा कि सभी मॉलिक्यूल्स इसी यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रहे हैं, सभी मॉलिक्यूल्स का सेम स्पीड है, ठीक है, समझ में आया। तो उन्होंने क्लोसिस ने जो फॉर्मूला दिया मीन फ्री पाथ का, उसको हम क्लोसिस फॉर्मूला बोलते हैं। तो उन्होंने क्या निकाला, लैम्डा सी जो है वो 3/4n सिग्मा, ठीक है। तो जीरोथ अप्रोक्सीमेशन में देखो यहाँ 1 है, और क्लोसिस फॉर्मूला में फर्स्ट ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन में यहाँ क्या है 3/4, समझ में आया, ठीक है, ये ध्यान रखना। और 3/4 को हम 0.75 भी लिख सकते हैं, डेसिमल में लिखा है, एन सिग्मा को हम πd² लिख लो। तो ये चीज़ें हैं, तो इसी को हम क्या करेंगे, डायराइव करेंगे, ठीक है, समझ में आया। तो ये चीज़ें ध्यान है। तो थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले ध्यान रखना, जीरोथ अप्रोक्सीमेशन में क्या था, एक मॉलिक्यूल सिर्फ मोशन में था। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में क्या है, सारे मॉलिक्यूल मोशन में है ना। एंड वी आर कंसीडरिंग रिलेटिव मॉलिक्यूल्स, रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन मॉलिक्यूल्स। अब हम पहले रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे दो मॉलिक्यूल के बीच में, फिर सभी का क्या कर देंगे, एवरेज, क्योंकि देखो रिलेटिव वेलोसिटी आएगी तो दो मॉलिक्यूल के बीच में, सभी का फिर हम क्या कर देंगे, एवरेज ले लेंगे कि भाई सारे मॉलिक्यूल्स इस एवरेज वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं। अब एक पार्टिकल हमारे पास हो गया, है ना, तो कंसीडर टू मॉलिक्यूल्स मूविंग विद सेम यूनिफॉर्म स्पीड एट एन एंगल v। तो ये v वेलोसिटी से चल रहा है, v स्पीड से, ये हो गया v, दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, थीटा, समझ में आया। ये मैं v r, कोई डाउट है। तो एक तो देखो दोनों के भी, एक तो o a हो गया एक पार्टिकल डायरेक्शन, एक पार्टिकल o b डायरेक्शन में चला, दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, थीटा, और ये v r क्या हो गया, रिजल्टेंट। अब लेकिन यदि आप थोड़ा सा हम ध्यान से, रिलेटिव वेलोसिटी, सॉरी, ये क्या हो गया, इसका रिलेटिव वेलोसिटी हो गया। अब ध्यान से यदि आप देखो कोई गौर से, तो यदि मैं वेक्टर एडिशन देखूं 11th क्लास में प्रोबेबली आपने पढ़ा होगा, तो ये तो मेरे पास रिजल्टेंट की तरह काम करेगा। तो ये तो रिलेटिव वेलोसिटी है ना। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, ये, ठीक है ना, समझ में, ऐसे तो लिखूंगा, इन दोनों को मैं सम करूंगा तब मेरे पास ये आएगा। अब देखो आप इससे इसको काटना मत, ठीक है ना, ये वेक्टर है, समझ में, ये वेक्टर है, डायरेक्शन दोनों का अलग है ना, ये वेक्टर है। तो मुझे रिजल्टेंट निकालना है, समझ में। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, ये वेक्टर की फॉर्म, हम इस पर एरो लगा सकते हैं, लेकिन एरो थोड़ा वियर्ड लगेगा क्योंकि ऊपर बार भी लगा हुआ है। तो हम वेक्टर को ना कैसे लिखते हैं, यदि आपको ध्यान हो, हम बोर्ड में लिखते हैं, समझ में आया, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर की गई है। तो रिजल्टेंट मैं यहाँ रिलेटिव में निकाल सकता हूँ। तो v r² मेरे पास सिंपली आ जाएगा, ये अंडर रूट मैंने निकाल यहाँ v² प्लस माइनस के 2ab, ये होगा कोस थीटा, ऐसे तो होता है, ठीक है, समझ में आया।
1 माइनस के कोस थीटा, और ये 1 माइनस कोस थीटा क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2, ये 4 है तो 2 बाहर आ जाएगा, v बाहर आ जाएगा और साइन स्क्वायर थीटा से साइन थीटा अपॉन में 2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास रिलेटिव वेलोसिटी आ गई, मैग्नीट्यूड आ गया। ठीक है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ द रिलेटिव वेलोसिटी। कोई डाउट है? ठीक है, अब हम देखो, अब हम क्या करेंगे, हम एवरेज लेंगे। क्या लेंगे? एवरेज। क्यों एवरेज लेंगे? क्योंकि अभी हमने तो एक दो ही पार्टिकल के बीच में निकालना है ना, हमने तो सभी वो पार्टिकल तो सभी से, अब इस रिलेटिव वेलोसिटी से बहुत सारे पार्टिकल चल रहे होंगे। ठीक है ना, दिस विल बी द रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन ऑल द पार्टिकल्स। ठीक है ना, दो पार्टिकल्स इस रिलेटिव वेलोसिटी से एक दूसरे से अप्रोच कर रहे होंगे एंड आर कोलाइडिंग। तो देखो, तो हम ऑल डायरेक्शंस लेंगे, ऑल वेलोसिटीज आर इक्वली प्रोबेबल। ठीक है ना, तो यदि आप ध्यान से देखो, यदि मैं 3D की यदि बात करूँ, है ना, तो यदि आप ध्यान से देखो तो, है ना, तो देखो ये मेरे पास क्या हो गया, सॉलिड एंगल हो गया, है ना, सॉलिड एंगल। इसको हम डी सिग्मा से लिखेंगे। तो सॉलिड एंगल मेरे पास कितना होगा, डी सिग्मा इज इक्वल टू साइन थीटा डी थीटा डी फाई, है ना। तो डी फाई हम जानते हैं 0 से 2 पाई वेरी करता है ना, तो वो यहाँ पर कोई टर्म नहीं है जो उस पर उसके रेस्पेक्ट में, तो आप जैसे डी थीटा के साथ साइन थीटा तो इंटीग्रेट हम करेंगे, है ना, तो डी फाई में तो 0 से 2 पाई आएगा, तो सिंपली वो मेरे पास 2 पाई साइन थीटा डी थीटा मैं इसको लिख सकता हूँ। ठीक है, जो टोटल सॉलिड एंगल होता है हमारे पास वो कितना होता है, टोटल सॉलिड एंगल तो मेरे पास कितना होता है 4 पाई होता है ना। समझ में आई चीज़ें? तो हमें रिलेटिव एवरेज लेना है। क्या लेना है? एवरेज लेना है। तो ऑल सारी डायरेक्शन में वेलोसिटी पॉसिबल है, तो जो एवरेज लेंगे सभी डायरेक्शंस पे, तो हम क्या लेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी। उसका हमने क्या कर दिया, एवरेज ही तो लेना है। ठीक है, तो देखो वी आर डी सिग्मा, ठीक, और डी ओम हो गया, और ये मेरे पास टोटल एंगल कितना आ गया नीचे 4 पाई। तो हमने क्या ले लिया, एवरेज ले लिया ओवर ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। तो हम रिलेटिव वेलोसिटी का क्या ले रहे हैं, एवरेज ले रहे हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन हमने कर दिया डी सिग्मा और अपॉन में टोटल एंगल हमने लिख दिया 4 पाई। समझ में आई चीज़ें, है ना। तो 1/4 पाई मैं बाहर लिखूंगा, ये हमने अभी भी निकाला था 2 बार साइन थीटा अपॉन में 2, और डी सिग्मा जो है वो मेरे पास कितना है, ये रहा, है ना, 2 पाई साइन थीटा डी थीटा, तो 2 पाई साइन थीटा डी थीटा। समझ में आई चीज़ें? तो देखो 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ 2 2 4 हो गया, पाई भी ये कट जाएगा, है ना, सिंपली। तो वी बार मैं बाहर लिख सकता हूँ, तो मेरे पास सिंपली यहाँ पर साइन थीटा अपॉन में 2, और ये साइन थीटा, इसको मैं देखो क्या लिख सकता हूँ, 2 साइन थीटा अपॉन में 2, और ये कोस थीटा अपॉन में 2 डी थीटा, इसको मैंने ये लिखा है। समझ में आया? ठीक है, तो ये मैंने साइन, ये फॉर्मूला हम जानते हैं। ठीक है ना, कोई डाउट है? तो 2 को मैं बाहर ले लेता हूँ, ये मेरे पास, तो ये साइन थीटा अपॉन 2 साइन थीटा अपॉन 2, ये मेरे पास सिंपली क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, और ये मेरे पास कोस थीटा अपॉन 2, और ये मेरे पास क्या आ गया, डी थीटा। समझ में आया? तो ये बन गया मेरे पास। कोई डाउट है ना? 2 यहाँ नहीं आएगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, तो अब हम क्या करेंगे, तो देखो लेट कर लेते हैं। तो सिंपली आप साइन थीटा अपॉन 2 को x मान लो, तो सिंपली मेरे पास ये क्या देगा मुझे, तो देखो ध्यान से, डिफरेंशिएशन जब मैं करूँगा 1/2 कोस 2 थीटा अपॉन में 2 डी थीटा इज इक्वल टू डी एक्स। ठीक है, तो मेरे पास एवरेज देखो मैं कैसे निकालूंगा, 2v एवरेज, है ना। अब ये तो 0 से पाई, यही तो है हमारे पास, थीटा 0 से पाई है, तो देखो x की वैल्यू जब मैं 0 लिखूँ, अब मैं x के टर्म्स में लिखूंगा, डिफरेंशिएशन सॉरी इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में करूंगा, तो देखो जब यहाँ ये करूंगा तो 0 हो जाएगा, और ये मैं पाई रखूंगा तो ये 1 आ जाएगा यहाँ पे, साइन थीटा, है ना, 90 डिग्री 1 होता है, तो x 1 आ गया। समझ में? तो देखो ये मेरे पास सिंपली क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कोस थीटा अपॉन में 2 डी थीटा है, तो ये उधर जाके ये हो जाएगा 2 dx। ठीक है, समझ में आया? तो ये मेरे पास आ गया यहाँ पर 4 और एवरेज। ठीक है, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब अपॉन में 3, और ये 0 to 1, तो ये मेरे पास 4 अपॉन में 3 वी एवरेज, है ना। तो ये एवरेज रिलेटिव वेलोसिटी मेरे पास ही आ गई। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो ध्यान रखना। तो दिस इज द एवरेज रिलेटिव वेलोसिटी। तो वी एवरेज इज दैट वेलोसिटी इज दैट वेलोसिटी विद विच ऑल द पार्टिकल्स आर मूविंग, दिस इज द यूनिफॉर्म स्पीड, है ना। तो एवरेज वेलोसिटी जो आई है, एवरेज रिलेटिव वेलोसिटी 4/3 आई है। ठीक है, समझ में आई चीज़ें? अब हम बहुत कुछ चीज़ें यहाँ से निकाल सकते हैं। तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी यदि मुझे निकालना हो फर्स्ट ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन में, तो पार्टिकल्स मूव्स विद कांस्टेंट स्पीड हम जानते हैं, तो देखो क्या होगा, तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी n सिग्मा, तो वहाँ पर हम सिंपल वेलोसिटी लिख सकते थे, अब यहाँ पर एवरेज रिलेटिव एवरेज वेलोसिटी लिखेंगे। समझ में आया? और ये हमने कितनी निकाले, 3/4, और ये आ गया। समझ में आया? ये वाला 3/4 एक्स्ट्रा टर्म आ रही है, ये हमने 0 तक, n सिग्मा भी 0 तक अप्रोक्सीमेशन में आता था, और 3/4 तक, सॉरी 4/3 है, 4/3 है ना, तो 4/3 एक्स्ट्रा फैक्टर हमारे पास आता है। ठीक है, समझ में आई बात? तो फ्रीक्वेंसी क्या आगे बढ़ गई, कोलिजन फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेज व्हेन मास एंड मोशन ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स इज कंसीडर्ड। ठीक है, समझ में आया? तो ये मेरे पास जो है फर्स्ट, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बार लगा के, नहीं तो अंडरस्टूड होगा, मतलब फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन है, नहीं तो अंडरस्टूड है। समझ में आई चीज़ें? ठीक है,
ये 0th अप्रोक्सीमेशन में हमने निकाला था, है ना। तो ये फर्स्ट ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन में, ये 0th अप्रोक्सीमेशन में। अब मीन फ्री पाथ है, तो मीन फ्री पाथ भी हम निकाल सकते हैं। तो लैम्डा इज इक्वल टू वी बार, ये हमने 4 ये हम जानते हैं पीसी कोलिजन फ्रीक्वेंसी, तो ये मैं अभी निकाल लिया 4/3 एन सिग्मा वी बार, कट गया, ये 3/4 एन पाई। यही हमने प्रूफ करना था, समझ में आया। क्योंकि 0th लो में क्या था, देखो 0th जब अप्रोक्सीमेशन हमने किया था उसमें कितना आया था 1/n सिग्मा। अब हमने जब फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन किया है तो उसमें 3/4 एन सिग्मा ये आया है। तो ये ध्यान रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 3/4 को भैया 0.75 लिख लो, सिग्मा को πd² लिख सकते हो, ठीक है। कोई डाउट है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब देखो हम इसको और किस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। एक तो ये हो गया, दूसरा हम इसको टेम्परेचर और प्रेशर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब हम जानते हैं, देखो PV इज इक्वल टू क्या होता है nRT, है ना, सॉरी ये मेरे पास PV इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, है ना, RT, यही तो होता है, समझ में आया। अब हम और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यदि मैं PV इज इक्वल टू, ये मेरे पास क्या होता है सिंपली नंबर ऑफ मोल्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन में एवोगैड्रो नंबर R इंटू में T। तो देखो V में इधर लेकर चला जाता हूँ तो ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स बन जाएगा, N अपॉन में भी क्या हो जाएगा नंबर डेंसिटी, और R अपॉन में N क्या बन जाएगा मेरे पास KB और T। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ से नंबर ऑफ पार्टिकल्स में क्या लिख दो, नंबर डेंसिटी से क्या जाएगा प्रेशर अपॉन में बोल्ट्जमैन कांस्टेंट अपॉन में T, ठीक है। तो इसीलिए जो मेरे पास फॉर्मूला बन गया 3/4, ठीक है। N की वैल्यू में लिखूंगा P और ये KBT ऊपर चला गया, है ना, और ये πd², समझ में आया, ठीक है ना। तो ये है, तो N का वैल्यू मैंने रख दिया है, तो P है ना और KBT। तो जो लैम्डा है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, तो ये ध्यान रखना। तो मीन फ्री पाथ जो है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है ना। तो मीन फ्री पाथ डिक्रीजेस व्हेन ऑल मॉलिक्यूल्स इन द मोशन इज कंसीडर्ड। कोलिजन फ्रीक्वेंसी तो बढ़ गई थी, देखो 4/3 है ना, तो बढ़ गई। यहाँ पर देखो क्या हुआ है, ये 3/4 आ रहा है यहाँ पे, यानी 0.75, तो घट गई, समझ में आया, ठीक है। तो ध्यान रखना, इट्स अ सिंपल मैथमेटिक्स एंड नथिंग एल्स। बात करते हैं मीन फ्री पाथ। अब हम ये भी फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन ही है, लेकिन इसको हम क्या बोलते हैं मैक्सवेल फॉर्मूला, एग्जैक्ट डेरिवेशन है ये। तो देखो फर्स्ट 0th अप्रोक्सीमेशन में क्या था, सिंपली हम यदि कंसीडर करें तो टेस्ट मॉलिक्यूल ही मोशन में था, बाकी रेस्ट में थे मॉलिक्यूल्स। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में क्या था, ऑल मॉलिक्यूल्स आर मूविंग विद सेम यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। मैक्सवेल फॉर्मूले में भी सारे मॉलिक्यूल्स एक ही वेलोसिटी, मैक्सवेल जो मतलब फॉर्मूला जो है मीन फ्री पाथ के लिए, उसमें सारे पार्टिकल्स भी मोशन में ही होते हैं, वो भी क्या है फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन ही है। लेकिन ये क्या है, वो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लो फॉलो करते हैं, सेम यूनिफॉर्म स्पीड से नहीं चल रहे हो, समझ में, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, तो हम कहते हैं एवरेज ओवर ऑल पॉसिबल रिलेटिव वेलोसिटी इन मैक्सवेलियन डिस्ट्रीब्यूशन। तो सारे पार्टिकल्स दे हैं, दे आर मूविंग विद डिफरेंट वेलोसिटी, समझ में, वो सारे डिफरेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, ठीक है। और वो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लो फॉलो कर रहे हैं, कौन सा फॉलो कर रहे हैं, मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लो फॉलो कर रहे हैं, जो मैंने आपको पढ़ाया था, समझ में। और हमने उसमें बताया था कि कोई भी पार्टिकल, कोई भी गैस यदि है वो मैक्सवेलियन डिस्ट्रीब्यूशन लो फॉलो कर रही है, ठीक है ना, समझ में आए बात। तो उसकी एक रूट मीन स्क्वायर स्पीड होती है ना, एवरेज वेलोसिटी भी मैंने भी बताया था, और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड भी मैंने बताया था, ठीक है, समझ में आया, विद विच इट मूव्स, ठीक है। अब ध्यान से देखो, तो यहाँ पर मैक्सवेल ने वही किया कि भाई उसने क्या कहा, भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि सारे के सारे पार्टिकल्स सेम स्पीड से चले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, उनकी स्पीड अलग अलग भी तो होगी। रियलिटी तो यही है कि हर पार्टिकल्स अलग अलग स्पीड से चलेगा, समझ में आया, ये मैक्सवेल ने माना था, है तो सारे पार्टिकल ही मोशन में है, तो ये भी फर्स्ट ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन, समझ में आया, ठीक है। तो उन्होंने जब ये वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लो कंसीडर किया, तो उन्होंने कहा कि फॉर्मूला जो है, अब ये फॉर्मूला आता है √2 एन सिग्मा, ठीक है। अब देखो कंफ्यूज नहीं होना, मैं बता रहा हूँ आपको, देखो लैम्डा 0th अप्रोक्सीमेशन की यदि मैं बात करूँ एन सिग्मा आता है, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन ये क्लोसिस है, ये कितना आता है 3/4 एन सिग्मा, है ना। ये मैक्सवेल है, ये कितना आता है 1/√2 एन सिग्मा, है ना। इसको हम 0.75 एन सिग्मा लिख सकते हैं, सिग्मा की वैल्यू πd² लिख सकते हो, अपन निर्भर करता है 0.707, और ये एन सिग्मा ये लिख सकते हो, ठीक है। अब ये आया कैसे वो हम डेराइव करेंगे, ठीक है। अब देखो ध्यान से, देखो दो मॉलिक्यूल्स कंसीडर कर लो, तो एक अलग अलग स्पीड से चलेंगे, जैसे मैंने बताया, एक v1 वेलोसिटी से चल रहा है, एक v2 वेलोसिटी से चल रहा है, ठीक है। तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, अब मान लो जैसे दो पार्टिकल ए बी है ना, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, वी ए माइनस के वी बी, ऐसे तो लिखते हैं, या वी बी माइनस के वी, डिपेंड करता है आप उसको किस तरीके से डिफाइन कर रहे हो, ठीक है, समझ में आई चीज़ें। तो ये ध्यान रखना। अब
रिड्यूस्ड मास हम निकालेंगे दो पार्टिकल्स का, है ना। तो अज्यूम करते हैं सारे पार्टिकल आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स हम ले रहे हैं, सभी पार्टिकल्स का मास एक जैसा है। तो देखो रिड्यूस्ड मास हम सिंपली कितना आ जाएगा, तो रिड्यूस्ड ये होगा 1/m, ठीक है। तो म्यूज ये मेरे पास m इंटू में m प्लस m, तो ये मेरे पास m/2 आ गया। तो रिड्यूस्ड मास हमने निकाल लिया m/2। अब देखो, अब मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ही हम लगाएंगे, क्योंकि मैक्सवेल ने कहा था कि भाई डिफरेंट स्पीड से चलेंगे, तो दे हैव डिफरेंट स्पीड, समझ में, ठीक है। तो एवरेज स्पीड जो होती है एक सिंगल मॉलिक्यूल की, वो क्या होती है, मैक्सवेल ने कितना बताया था, वो होती है 8 kBT/m, समझ में। ये एक एवरेज वेलोसिटी होती है एक सिंगल मॉलिक्यूल की, यदि वो मैक्सवेलियन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ फॉलो कर रहा है, समझ में। हम यहाँ कंसीडर करेंगे रिलेटिव मोशन, तो सिस्टम बिहेव्स लाइक अ सिंगल पार्टिकल ऑफ मास, दो पार्टिकल है ना, ठीक है ना। तो हमने रिड्यूस्ड मास लिया है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, सिंपली ध्यान से यदि आप देखें तो हम क्या लेंगे, रिलेटिव वेलोसिटीज़ को लिखेंगे, है ना। और ये 8 kBT/, और ये मेरे पास क्या जाएगा, रिड्यूस्ड मास, समझ में। दो पार्टिकल आपस में कोलाइड कर रहे हैं ना, अब हमने इनको सिंगल सिस्टम कंसीडर कर लिया है, ठीक है। ये आ गया, तो रिलेटिव वाले दो पार्टिकल, अब सारे समझ में मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। तो एवरेज रिलेटिव स्पीड जो होगी इज ऑब्टेन्ड बाय एवरेजिंग ओवर द मैक्सवेलियन डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसको हम यहाँ पे m का वैल्यू रख देंगे, है ना। तो सिंपली मास का वैल्यू, रिड्यूस्ड मास का वैल्यू रख देंगे kBT/, और ये m ऊपर 2 ऊपर चला गया, क्या हो गया, सिंपली 16 आ गया, ठीक है। समझ में आई बात। तो मैं 8 × 4 भी लिख सकता हूँ इस चीज़ को, है ना, समझ में आई चीज़ें, कोई डाउट है तो, या हम इस चीज़ को और किस तरीके से लिख सकते हैं, है ना। अब देखो हम अब इसको हमारे पास 8 ऐसे रहने देते हैं, और ये 2 ऊपर, तो √2, बात तो एक ही है, 8 kBT/m, है ना। ये रिलेटिव वेलोसिटी हो गई, एवरेज रिलेटिव वेलोसिटी। तो यहाँ पर ये √2, अब हमने ये ऐसे निकाल लिया। तो देखो कितना इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत सिंपल से फॉर्मूले से हम आसानी से निकाल लिया, है ना। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी हमने निकाल लिया एवरेज। तो क्लोसिस ने कितनी निकाली थी, यदि आपको ध्यान हो, क्लोसिस ने निकाली थी 4/3 ये, ठीक है, समझ में आया। ये रिलेटिव वेलोसिटी क्लोसिस ने निकाली थी, क्लोसिस ने, ठीक है ना। अब जो रिलेटिव वेलोसिटी किसने निकाली है, मैक्सवेल ने, वो ये निकाली है। तो ये कन्फ्यूज़न नहीं होना, ध्यान रखना छोटी छोटी चीज़ें। अब करेक्टेड फ्रीक्वेंसी हम निकाले, तो सिंपली ये वही है, देखो 0th अप्रोक्सीमेशन में ये था। अब यहाँ पर सिंपली हम सिग्मा की जगह, वो रिलेटिव वेलोसिटी की जगह, अब इसकी जगह क्या लिखेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी लिखेंगे। तो सिंपली मेरे पास PC n सिग्मा, ये मेरे पास √2v लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो √2 n सिग्मा v, समझ में। तो ये हो गया। मीन फ्री पाथ की बात करें तो देखो सिंपली वही है, तो ये PC हो गया, और डिनोमिनेटर में चला गया तो 1/√, आ गया, समझ में, ठीक है। तो सेम चीज़ है, सिग्मा की वैल्यू यहाँ पे πd² मैंने लिख दिया, और √2 को 1/√2 क्या होगा, 0.7071। अब देखो लिमिटिंग केस, पॉइंट मास, अब डायमीटर जो है पार्टिकल d का जो वैल्यू है बहुत ही लेस हो जाए, तो हमारे पास सिग्मा क्या होता है, πd², है ना। तो d टेंड्स टू 0, सिग्मा विल टेंड्स टू 0। अब जब सिग्मा वैल्यू टेंड्स टू 0, L टेंड्स टू इन्फिनिटी। यानी जो इफेक्टिव क्रॉस सेक्शन है, यदि इफेक्टिव क्रॉस सेक्शन बहुत ही कम हो जाए तो मीन फ्री पाथ क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। फिजिकल सेंस भी, यदि पार्टिकल्स का कोई साइज ही नहीं रहेगा, इफेक्टिव क्रॉस सेक्शन देखो कितना होगा, ऑलमोस्ट 0, डायमीटर देखो ऑलमोस्ट 0, molecules are behaving as a point mass, it means they have no size, they never collide। सेंस बनता भी है ना, पार्टिकल्स हैव, दे हैव ऑलमोस्ट नो साइज, दे विल नेवर कोलाइड, सो डिस्टेंस बिटवीन कोलिजन बिकम्स इनफाइनाइट। यही तो होगा, ठीक है। जितना बड़ा साइज होगा उतना ही मीन डिस्टेंस कम होगा, जितना छोटा साइज होगा उतना ही मीन फ्री पाथ क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। हम सब चीज़ों को लास्ट में समराइज कर देंगे ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो देखो फैक्टर्स अफेक्टिंग मीन फ्री पाथ, तो देखो मैक्सवेल मीन फ्री पाथ ही मीन फ्री पाथ होता है, उसी को ध्यान रखना है। तो ये मेरे पास है ना, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, n/d²। तो देखो डेंसिटी पर निर्भर करता है, तो लैम्डा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू n। तो डेंसिटी इंक्रीज होने का मतलब क्या है, मॉलिक्यूल्स बहुत सारे हैं, n क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन में वॉल्यूम। तो मॉलिक्यूल्स डेंसिटी बढ़ गई तो इसका मतलब मॉलिक्यूल्स बहुत क्लोज आ गए, बहुत मॉलिक्यूल्स क्लोज है तो नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ कोलिजन्स जब बढ़ेंगे तो मॉलिक्यूल्स बहुत पास है तो मीन फ्री पाथ भी तो कम हो जाएगा, मॉलिक्यूल्स इतने पास है तो ये बढ़ेगा तो लैम्डा कम हो जाएगा, सिंपल लॉजिक है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वही है ना, तो या n आ जाएगा, वो भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ने का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन बढ़ जाना, मीन फ्री पाथ तब भी कम होगा। बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कम होगी तो मीन फ्री पाथ कम तो हो ही जाएगा। रेडियस है डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल, तो देखो वो भी रेडियस ऑफ मॉलिक्यूल यदि बढ़ जाए तो देखो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, फॉर्मूले से हम देख सकते हैं, ठीक है। तो डायमीटर यदि मॉलिक्यूल्स का बढ़ जाए, तो यदि डायमीटर मॉलिक्यूल्स का बढ़ जाएगा यानी साइज बढ़ गया मॉलिक्यूल्स का, मॉलिक्यूल्स बड़े हो गए तो स्पेस मॉलिक्यूल्स के बीच में घट जाएगा,
तो मीन फ्री पाथ कम हो जाएगा जब स्पेस ही नहीं रहेगा, पास पास होंगे। ठीक है, समझ में आया। बात करते हैं प्रेशर एंड टेम्परेचर की। अब हमारे पास देखो लैम्डा इज इक्वल टू 1/√2 है ना, एन पाई डी स्क्वायर, यही तो है। अब मैंने बताया था आपको प्रेशर इज इक्वल टू नंबर डेंसिटी इंटू KBT, ये हम गैस लो से निकाल सकते हैं। तो एन की वैल्यू जब हम यहाँ पे सिंपली रख देंगे तो मेरे पास क्या आएगा 1/√2 पाई डी स्क्वायर, एन का वैल्यू रखेंगे P और ये KBT है ना। तो लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ठीक है, समझ में आया। तो एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, जब टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रखो तो वेवलेंथ जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। प्रेशर बढ़ेगा तो लैम्डा घट जाएगा, प्रेशर घटेगा लैम्डा बढ़ जाएगा। और एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, कॉन्स्टेंट को प्रेशर रखो इनवर्सली वो, तो वेवलेंथ क्या सॉरी मीन फ्री पाथ जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर बढ़ने से मीन फ्री पाथ भी बढ़ जाएगा, समझ में। एंड मीन फ्री पाथ ऑल्सो डिपेंड्स ऑन अदर फैक्टर्स, इंटरमोलिकुलर फोर्सेज आर देयर, हाई टेम्परेचर इफेक्ट इज देयर, नॉन आइडियल कंडीशंस आर देयर, क्वांटम इफेक्ट इज देयर। ठीक है ना। सो देयर आर अदर फैक्टर्स विच आर नॉट ऑफ आवर इंपॉर्टेंस। ठीक है ना, वो आप आगे क्लासेस में पढ़ोगे। हालांकि मैंने आपको चीज़ें बता दी, इंटरमोलिकुलर फोर्सेज पर भी डिपेंड करता है। ठीक है ना, टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करेंगे अपना कंपैरिजन क्लोसिस वर्सेस मैक्सवेल। ठीक है, तो एजम्पशन देखो हमने क्या था, क्लोसिस ने क्या किया भाई, ये मान लिया कि ऑल मॉलिक्यूल्स मूव विद सेम यूनिफॉर्म स्पीड। तो जो एवरेज रिलेटिव वेलोसिटी 4/3 है ना इनटू यूनिफॉर्म स्पीड। मैक्सवेल ने क्या कहा, उसने कहा कि भाई जो मॉलिक्यूल्स है वो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करते हैं, दे हैव रेंज ऑफ स्पीड है ना, फ्रॉम 0 to इन्फिनिटी। तो जो एवरेज रिलेटिव स्पीड आती है वो √2v आती है, समझ में। मीन फ्री पाथ हमने निकाल लिया है। ठीक है, तो मीन फ्री पाथ क्लोसिस का कितना था 3/4 n सिग्मा, और मैक्सवेल का कितना था 1/√2 n सिग्मा, समझ में। ये अप्रोक्सीमेट मॉडल है ना, है अप्रोक्सीमेट। ऐसा थोड़ी ना होता है कि सारे पार्टिकल्स मॉलिक्यूल सेम यूनिफॉर्म स्पीड से चलते हैं, नहीं होता है। तो दिस इज जस्ट एन अप्रोक्सीमेट मॉडल, ये एग्जैक्ट स्टैटिस्टिकल मॉडल है। ठीक है ना, तो यदि आप इन दोनों को देखो कंपैरिजन भी करो, दोनों को डिवाइड कर दो, लैम्डा अपॉन में लैम्डा सी करने का प्रयास करो। ठीक है, तो देखो ये कितना 0.7071 होता है इंटू में एन सिग्मा, ये होता है 0.75 एन सिग्मा। तो जब डिवाइड करोगे 0.7071 अपॉन में 0.75, तो ये 0.94 आ गया एक तरीके से। ठीक है, तो क्लोसिस ने क्रूशियल कंसेप्चुअल ब्रेक थ्रू दिया था कि सारे मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन उन्होंने ज़्यादा ही सिंप्लीफाइड कर दिया और मान लिया कि सारे मॉलिक्यूल्स मोशन तो कर रहे हैं लेकिन सेम स्पीड से कर रहे हैं। मैक्सवेल ने वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लो जैसे मैंने बताया वो दिया। ठीक है, समझ में। तो है तो मैक्सवेल से रिजल्ट जो है फॉर मीन फ्री पाथ इज द ओनली स्टैंडर्ड एंड एक्सेप्टेबल रिजल्ट। ठीक है, समझ में आई बात। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखना। ठीक, अब देखो, अब देख सकते हैं हम लैम्डा जो है, यदि मैं इसको लैम्डा अपॉन में लैम्डा सी इज इक्वल टू मैं 94/100 की यदि बात करूँ, ठीक है ना, तो लैम्डा सी तो काफ़ी वो है, तो देर इज़ अ डिफरेंस ऑफ 6% है ना, देर इज़ अ डिफरेंस ऑफ 6%। अब देखो कंपैरिजन समरी यदि हम करें, जीरोथ अप्रोक्सीमेशन की यदि बात करें तो एवरेज रिलेटिव वेलोसिटी v बार, क्लोसिस ये फर्स्ट ऑर्डर था 4/3v बार। ठीक है, मैक्सवेल में √2, कोलिजन फ्रीक्वेंसी n सिग्मा v, इसमें 4/3 आ जाता है, इसमें √2। मीन फ्री पाथ 1 सिग्मा है ना, तो ये है हमारा, सिंपली मैं लिख देता हूँ 3/4 और ये हमारे पास 1/√2 n सिग्मा। ठीक है, समझ में आई चीज़ें। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, काफ़ी सिंपल है, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बस आप थोड़ा सा लेक्चर को पॉज कीजिए, 1-2 बार देखने का प्रयास कीजिए, तो सारी चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। मैंने बहुत कोशिश की इसको सिंप्लीफाई करने की। ठीक है ना, बुक्स में पढ़ोगे बहुत होच पोच दिया हुआ है, आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए। नमस्कार।